नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया की तमाम इक्विटी मार्केट अर्थात स्टॉक मार्केट मानो हाल के दिनों में लाल सागर में गोते लगा रही है। पूरा पूरा ब्लड बाथ मच चुका है दोस्तों। इन्वेस्टर का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर महज 2-3 दिनों के अंदर अंदर वाइप आउट हो चुका है और इसके पीछे वजह बताया जा रहा है येन कैरी ट्रेड का दोस्तों। तो आखिरकार आज की इस वीडियो में समझेंगे कि ये येन कैरी ट्रेड होता क्या है। जैसा कि येन शब्द यहाँ पे आया है और येन के बारे में आप जानते होंगे कि ये जापान की करेंसी है, यानी कि इस पर्टिकुलर जो ब्लड बाथ है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट ग्लोबल यहाँ पे डिपेंड डाउन कर रहा है, जो इस तरीके से क्रैश यहाँ पे आया है कई वर्षों के बाद इतना बड़ा दोस्तों, यहाँ पे इसके पीछे जरूर जापान का वजह हो सकता है। तो बिल्कुल आपने सही सोचा। यहाँ पे इसके पीछे जो जापान की सेंट्रल बैंक है, यानी कि बैंक ऑफ जापान ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है दोस्तों, जो कि उन्होंने 20 साल के बाद ऐसा लिया है। अगर जो हम जापान की बात करें तो जापान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो कई वर्षों तक लगातार निगेटिव में रहा था या फिर 0% रहा था दोस्तों। निगेटिव में या फिर 0% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि आप जापान के बैंक से पैसा ले सकते हो और आप 2-3 साल के बाद लौटाने के लिए जाओगे तो आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि बैंक से लोन के रूप में पैसा लेना काफी आसान हो गया था दोस्तों, जिसके कारण जो जापानीज लोग हैं या जो जापानीज इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे थे कि जापान के बैंक से पैसा ले रहे थे और चूंकि उस पर तो किसी प्रकार का उनको इंटरेस्ट रेट देना नहीं था, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो पूरा इंटरेस्ट रेट है उसको 0 कर रखे थे दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे मोटा रकम यहाँ पे उठाकर और दुनिया की अलग अलग इक्विटी मार्केट में, जैसे कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, कोरिया हो गया और कई यहाँ पे अलग अलग देशों के इक्विटी मार्केट में काफी सारा जो पैसा यहाँ पे है वो पहले कन्वर्ट करवा लेते थे अपने येन को डॉलर में और फिर दुनिया के अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन हाल के दिनों में यहाँ पे बता दें आपको कि जो बैंक ऑफ जापान है, यानी कि जापान की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है। यानी कि अब इन्वेस्टर के लिए उतना आसान नहीं रह गया है किसी भी बैंक के जापान से लोन के रूप में पैसा लेना। अगर जो लेते हैं तो इनके ऊपर अब उनको इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों भरना पड़ेगा। इसीलिए वो दुनिया की अलग अलग मार्केट में जो भी अपना एक तरीके से कह लीजिए कि शेयर खरीद रखे थे उसको लगातार यहाँ पे एक्सटेंसिवली सेल करते जा रहे हैं। और ये जो प्रेशर में यहाँ पे सेलिंग किया जा रहा है यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे दुनिया की तमाम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक तरीके से क्रैश होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि अगर जो हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों यहाँ पे, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो दुनिया के अलग अलग जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में कितना लगाए हुए और अगर जो हम टॉप 10 का लिस्ट बनाए तो इसमें जापान भी आता है। यानी कि जो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे है उसके 10 के लिस्ट में जापान का भी एक नाम आता है। और आपको बता दें कि करीब 2.05 लाख करोड़ जो रुपया है वो जापान के इन्वेस्टर ने इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगा रखा है। लेकिन चूंकि जापान के अंदर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है तो जो भी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था उसका काफी बड़ा जो चंक है वो लगातार यहाँ से सेल करते जा रहे हैं यहाँ पे। और ना केवल इंडिया के अंदर वो लगा रखे थे बल्कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर, कोरिया के अंदर, कई तमाम देशों के अंदर वो लगा रखे थे और इस कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज येन कैरी ट्रेड यहाँ पे, तो इसको हम और काफी विस्तार से समझेंगे। ये तो एक तरीके से ओवरव्यू हो गया। एंड व्हाई डिड इट हेल्प ट्रिगर अ ग्लोबल स्टॉक मार्केट फॉल। आप देख सकते हो कि ना केवल जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो केवल फॉल किया है बल्कि अमेरिका का नैस्डैक ले लीजिए, इंडिया का BSE सेंसेक्स ले लीजिए या फिर कह लीजिए कि आप कोरिया का ही स्टॉक मार्केट क्यों ना ले लेते हो दोस्तों, हर एक जगह यहाँ पे ब्लड बाथ हो रखा है, हर एक जगह बियर मार्केट आ रखा है दोस्तों। और ना केवल यहाँ पे येन कैरी ट्रेड इसके पीछे वजह है बल्कि आपने हाल के दिनों में देखा हुआ कि जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे उभर कर आ रहा है, चाहे फिर वो ईरान का अनाउंस कर देना हो कि इसराइल के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के द्वारा जो हमास के चीफ लीडर है उनका कह लीजिए कि कत्ल कर दिया जाता है। और साथ में यहाँ पे चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, चाहे पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो एक तरीके से केओस में जा चुका है दोस्तों। और अगर जो हम इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान एक तरीके से कह लीजिए कि गर्त में चला जा चुका है, श्रीलंका पूरी तरह से इकोनॉमिकली कोलैप्स कर चुका है, पाकिस्तान तो लगातार यहाँ पे रहता ही है, पॉलिटिकली हो चाहे यहाँ पे इकोनॉमिकली हो सफर करते ही रहता है। और हाल के दिनों में क्या देखा गया कि जो बांग्लादेश की PM थी दोस्तों, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश की डिक्टेटर भी थी, शेख हसीना एक तरीके से रिजाइन कर देती है और उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। इस कारण बांग्लादेश को भी काफी ज्यादा यहाँ पे सफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरीके से इस प्रकार के जो माहौल बन रखे हैं ये भी इसके पीछे एक वजह बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा वजह यहाँ पे है वो येन कैरी ट्रेड को लेकर है दोस्तों। यहाँ पे है ना कि अब यहाँ पे जापान के बैंक से जो पैसा लेना होगा वो उतना आसान नहीं रह जाएगा।
चलिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो निकेई 225 ये यहाँ पे जैपनीज स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। और आप देख सकते हो हम दो डेट को यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले लेते हैं 11 जुलाई को, है ना, महज यहाँ पे एक महीना पहले ही। अगर जो 11 जुलाई को बात करें कि जो निकेई 225 है ये कह लीजिए कि कितना पॉइंट पे ट्रेड हो रहा था, तो आप देख सकते हो 42,224, जो कि यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है। यानी कि जो जापान की स्टॉक एक्सचेंज है वो इतना पॉइंट पे कभी भी नहीं गई थी, ये ऑल टाइम हाई है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आप कह लीजिए कि 5 अगस्त पे गौर कीजिएगा यहाँ, यानी कि जो मंडे का दिन हुआ उस पे अगर जो आप गौर करिए तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये एक महीना पहले कितना था 42,224 पे, लेकिन 5 अगस्त को कितना पे आ गया 31,458 पे, जिसमें आप देख सकते हो कि 12% का गिरावट हुआ है दोस्तों। 12% बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। आपको बता दें कि इतना बड़ा जो ये डाउनफॉल देखने को मिला है, इतना बड़ा जो क्रैश देखने को मिला है, ये कब हुआ था तो 1987 में हुआ था। जापान में इतना बड़ा क्रैश इससे पहले कब हुआ था 1987 में हुआ था। और कई वर्षों के बाद यहाँ पे लगभग 40 वर्षों के बाद यहाँ पे दोस्तों इतना बड़ा एक बार फॉल देखने को मिला है। जिस वक्त 1987 में हुआ था, जिस दिन हुआ था वो दिन भी यहाँ पे मंडे था, इसलिए उसको ब्लैक मंडे से यहाँ पे याद किया जाता है जब भी यहाँ पे हम जापान स्टॉक एक्सचेंज की बात है, जापान स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तब। और एक बार जो ये 5 अगस्त को हुआ वो भी मंडे को है दोस्तों, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि हिस्ट्री रिपीट किया है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है यहाँ पे। चलिए और आगे तो यहाँ पे देखा आपने कि दो डेट को हमने कंपेयर किया, 11 जुलाई को ऑल टाइम हाई पे था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12% गिरकर अब महज 31,458 रुपये पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगर जो आपको हम लेके चलते हैं कोरिया की स्टॉक मार्केट यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे कॉस्पी है, आप इस पे भी देख सकते हो कि 5 अगस्त को ये बिल्कुल ऑल टाइम लो को टच किया यहाँ पे। और आप देख सकते हो 9% या 9.55 लगभग यहाँ पे 10% यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। करीब करीब 273 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों गिर गया है, जिसके कारण क्या देखने को मिला है यहाँ पे कि जो कोरिया स्टॉक एक्सचेंज है इसमें जो ट्रेड हो रहा था पर्टिकुलरली कल के दिन यानी कि 5 तारीख को यहाँ पे जो लोअर सर्किट तो लगाया है गया, साथ में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कह लीजिए कि वर्किंग आवर में जो ट्रेड है उनको ऑफ भी करना पड़ गया दोस्तों, अदरवाइज बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता था। तो कई सारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के लिए यहाँ पे एक तरीके से जो ट्रेडिंग है उसको बंद करना पड़ा। लोअर सर्किट लगातार टच हो रहा था। लोअर सर्किट का मतलब क्या होता है कि लगातार यहाँ पे कोई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक तरीके से गिरते जा रही है, यानी कि लगातार लोग यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंसिवली सेल करते जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लोअर सर्किट लगा दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा और सेल नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए और आगे यहाँ पे हम देखते हैं, अगर जो हम नैस्डैक की बात करें यहाँ पे यानी कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जिसका नाम नैस्डैक है, आप इसमें भी देख सकते हो कि 5 तारीख को सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला यहाँ पे और करीब करीब 2036 पॉइंट घटकर अब महज 16,366 पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो 11% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था। तो आपने देखा कि स्टार्ट भले ही जापान से हुआ, लेकिन इसका जो रिपल इफेक्ट है वो कोरिया पे देखने को मिला, अमेरिका पे देखने को मिला, हांगकांग में देखने को मिला और इवन हमारे कंट्री भारत में भी देखने को मिला। जब यहाँ पे भारत का भी जो स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि जो सेंसेक्स है वो भी एक तरीके से बीएससी का जो एक तरीके से बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, उसमें भी देखा गया कि करीब करीब 2200 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों डाउनफॉल किया है। देख सकते हो आप बाकायदा यहाँ पे कि लगभग 2150 पॉइंट यहाँ पे मंडे के दिन यानी कि कल के दिन यहाँ पे मार्केट गिरा था, जो कि यहाँ पे 4 जून को जब से यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद ये सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, करीब करीब 2150 पॉइंट। अभी फिलहाल बात करें तो ये लगभग 79,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ा सा बढ़ोतरी भी देखने को मिला है। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो येन कैरी ट्रेड का मामला सामने आया है, इसके कारण दुनिया की बहुत सारे यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लगातार अपने लोअर सर्किट को टच कर रही है, लगातार क्रैश करते जा रही है। तो चलिए अब यहाँ पे हम विस्तार से समझते हैं यहाँ पे कि आखिरकार येन कैरी ट्रेड आखिरकार होता क्या है दोस्तों। लेकिन उससे पहले येन के बारे में आपने जान लिया कि येन क्या होता है, तो जापान का ये करेंसी का नाम है। जैसे इंडिया की करेंसी का नाम रुपया है, अगर जो हम चाइना की करेंसी का नाम की बात करें यहाँ पे तो युआन है या फिर उसको आरएम भी बोलते हैं, अगर जो हम रशिया की बात करें तो रूबल है, ऐसे ही जापान का क्या है तो येन है। ग्लोबल इन्वेस्टर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, है ना। जैसे कि आपको पता है कि इन्वेस्टर है तो उनका मेन जो मोटो होता है, जो मेन मकसद क्या होता है कि किसी प्रकार से उनको प्रॉफिट जनरेट हो सके दोस्तों, या फिर प्रॉफिट वो अपने देश से कमाए या फिर यहाँ पे किसी और देश से कमाए, इससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, है ना। One way to do this is to borrow money in a country where the interest rate are low and invest that money in a country where the interest rate are much higher। और आप बात करें यहाँ पे तो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत आसान तरीका होता है पैसा कमाने का, कुछ इस प्रकार से कि वो एक कंट्री से पैसा उठाए जिस कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है, यानी कि जब उनको पे करना पड़ेगा तो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट के साथ पे करना पड़ेगा। और जापान के केस में तो बिल्कुल न के बराबर है दोस्तों, यहाँ पे हार्डली ही उनको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे करना पड़ता है
है जो भी यहाँ पे वो लोन के रूप में उठाते। तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जो जापानीज इन्वेस्टर यहाँ पे है दोस्तों, वो जापान से येन को, है ना, जापान से येन को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे लेते थे और इसके बाद वो अमेरिका हो गया, कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, इन तमाम यहाँ पे देश के जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे ये इन्वेस्ट कर देते थे दोस्तों यहाँ पे, और इनसे उनको भारी रिटर्न मिलता था। क्यों ऐसा? क्योंकि अमेरिका के अंदर, कोरिया के अंदर और इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो कह लीजिए कि रिटर्न आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आएगा और इससे इनको काफ़ी फायदा होता था। तो जो पैसा यहाँ पे ये कमाते थे वो उनका प्रॉफिट हो जाता था और जो यहाँ पे एक तरीके से जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था ये कह लीजिए कि जापान के बैंक को लौटा देते थे, तो इनका मोटा फायदा यहाँ पे हो जाता था। तो आपने जाना यहाँ पे कि एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप मनी को बोरो करो उस कंट्री से जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है और उसको इन्वेस्ट कर दो उस कंट्री में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है दोस्तों। तो जो ये जापानीज इन्वेस्टर है वो इंडिया के मार्केट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए थे, जिसका वर्थ आपने जाना कि करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे कह लीजिए कि अमाउंट में वो लोग इन्वेस्ट किए हुए थे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रेपो रेट है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब करीब 6.5% है दोस्तों। लेकिन अगर जो जापान की बात करें तो अभी फिलहाल भले ही 0.25% किया गया है, लेकिन कई सालों से या तो ये नेगेटिव में हुआ करता था या फिर कह लीजिए एक तरीके से कि ये 0% के करीब हुआ करता था। आप देख सकते हो ये जो फेनोमेना है, एक कंट्री से आपने उठाया दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट किया, इसको बोलते हैं कैरी ट्रेड दोस्तों, है ना। इसको क्या बोला जाता है? कैरी ट्रेड। और चूंकि यहाँ पे ये येन के साथ किया जा रहा था यानी कि लिया जा रहा था येन में और अलग अलग में किया जा रहा था, इसलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? येन कैरी ट्रेड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार इसका नाम येन कैरी ट्रेड क्यों है दोस्तों, क्योंकि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट काफी कम था। सच अपॉर्चुनिटी कैन एग्जिस्ट बिकॉज सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्री ट्राई टू कीप इंटरेस्ट रेट एट अ लेवल दैट सूट देयर स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन, है ना। तो इस पर आपका एक सवाल आ सकता है कि आखिरकार ऐसा होता ही क्यों है कि दुनिया की अलग अलग जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट को अलग अलग रखती है दोस्तों। तो आपके सारे के यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो अलग अलग होता है दोस्तों। किसी देश में आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा, किसी देश में नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अलग अलग रीजन के कारण यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक है वो उनको क्या सूट करता है इसके अनुसार वो इंटरेस्ट रेट में ऊपर नीचे करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जापान यहाँ पे कई सालों तक यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट 0 ही रख रखा था। अ केस इन पॉइंट इज दैट of Japan where the central bank, the Bank of Japan had kept interest rate at 0% between 2011 and 2016। आप देख सकते हो कि 2011 से लेकर 2016 तक जो बैंक ऑफ जापान है यानी कि जो जापान की सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कितना परसेंट पे रखे हुए थे? तो 0% पे रखे हुए थे दोस्तों यहाँ पे। इनफैक्ट पुश देम इवन बिलो 0.10% सिंस 2016। आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे 2016 तक, 2011 से लेकर 2016 तक ये 0% पे इनका इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। यानी कि आप 2011 में अगर जो जापान के किसी भी बैंक से आपने पैसा उधार लिया है और अगर जो आप 2016 में उनको कह लीजिए कि यहाँ पे चुकाने के लिए जाते हो पैसा, तो आपको उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं भरना पड़ेगा। अगर जो आपने लिया था, हमारे के चलिए कि 2011 में 1000 येन, है ना, 1000 येन अगर जो आपने लिया था बैंक से बोरो किया था, तो अगर जो आप 2016 में जब इनको देने के लिए जाओगे दोस्तों तो आपको 1000 येन ही देना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि कितना आसान था जापान के इन्वेस्टर के लिए पैसा बोरो करना दोस्तों। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। अगर जो इंडिया के केस में अगर जो आपने 2011 में 1000 लिया था और अगर जो आप पे करने के लिए जाओगे 2016 में, तो करीब करीब 5 से 6000 रुपये आपको पे करना पड़ जाएगा दोस्तों। तो हमने देखा यहाँ पे कि 2011 से 2016 तक जो जापान की सेंट्रल बैंक है वो 0% पे इंटरेस्ट रेट रखी हुई थी, जिसके कारण ये 5 वर्षों में और इसके बाद भी यहाँ पे जो जापानीज इन्वेस्टर है काफ़ी बड़े अमाउंट में यहाँ पे पैसा बोरो किया और दुनिया के अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अगर जो हम 2016 से आगे बात करें यहाँ पे तो 0 से भी बिलो कर दिया गया, -0.10% पे कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप बैंक से अगर जो 1000 रुपया लिए हो दोस्तों, तो जब आप कह लीजिए कि चुकाने के लिए जाओगे तो आपको बैंक वाला ही कुछ अमाउंट देगा। पहले तो 1000 ले लेगा आपसे, लेकिन उस पर और आपको देगा। या फिर ये हो सकता है कि आपने लिया तो 1000 था, लेकिन आपको जब चुकाने की बारी आएगा तो आपको बस 950 ही चुकाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट माइनस में जा चुका है यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो कि कितना आसान था। यानी कि एक तो कोई लोग पैसा देता कितना मुश्किल से, और यहाँ पे है कि पैसा आपको आसानी से दिया भी जा रहा है और देने के बाद आपसे कम लिया जा रहा है। तो कितना यहाँ पे बढ़िया था यहाँ पे जापानीज इन्वेस्टर के लिए। The idea behind low interest rate is to stimulate
इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप देख सकते हो कि जो जापान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्मूथली चलता रहे, इसके लिए यहाँ पे जापान की जो सेंट्रल बैंक है वो ऐसा कर रखी थी कि जो बड़े बड़े यहाँ पे कंपनी है, जो एमएसएमई वगैरह यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह है, वो आसानी से यहाँ पे पैसा बोरो कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, और ताकि यहाँ पे देश का जो इकोनॉमिक हालात है वो भी सुधर सके दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ऐसा इसलिए सरकार यहाँ पे कर रखी थी, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं करी है। अब इन्होंने अपने करीब करीब 35% से अपना जो बेसिस पॉइंट है उसको बढ़ा दिया दोस्तों। बट सच अ चीप मनी, इसीलिए इसको कैसा बोला जाता है दोस्तों, अगर जो आपने जीरो इंटरेस्ट रेट पे अगर जो पैसा बोरो किया है इसको सस्ता पैसा बोला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी हैज ग्लोबल रैम्पिफिकेशन स्पेशली सिंस जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स करेंसी द येन इज ट्रस्टेड। आप देख सकते हो, और जापान ऐसा कोई ऐरा गैरा देश तो है नहीं, यहाँ पे दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में इसका नाम आता है। पहले ये 3rd नंबर पे हुआ करता था, लेकिन जब जर्मनी इसको टेक ओवर करके यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ गया दोस्तों, तो जापान अभी भी यहाँ पे इंडिया से आगे है और 4th पोजीशन पे, यानी कि जापान की जीडीपी है वो 4th पोजीशन पे अभी है दोस्तों यहाँ पे। तो एक काफी बड़ा इकोनॉमी है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए जो इसका येन है ना, या फिर आप कह लीजिए कि जापान का पासपोर्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। करीब करीब आपको 190 कंट्री में, अगर जो आप जापानीज पासपोर्ट होल्डर हो तो 190 कंट्री में आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के लिए मिल जाएगा। वो बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है कि जो जापान की करेंसी है वो कितना मजबूत है, कितना ट्रस्टेड है। मजबूत होने के साथ साथ ट्रस्टेड भी होना चाहिए दोस्तों। तो डॉलर के साथ साथ यहाँ पे जो येन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता है दोस्तों यहाँ पे। For instance, such low interest rate incentivize investor to borrow cheaply in yen and invest in other countries such as Brazil, Mexico, India, even the US। तो आप देख सकते हो, एक तो इनका जो येन है वो ट्रस्टेड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉपुलर है, और साथ में आप देख सकते हो कि जो जापान की बैंक इतना लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा उपलब्ध करवा रही थी, इसके कारण क्या हो रहे थे, जो इन्वेस्टर है उनको एक तरीके से इंसेंटिव मिल रहा था कि वो क्या करे, पैसा को चीपली बोरो करे और दुनिया के अलग अलग देश में, जैसे कि हो गया ब्राजील जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मैक्सिको जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इंडिया में तो आपने जाना ही करीब करीब 6.5%, और अगर जो हम अमेरिका की बात करते हैं यहाँ पे भी 4.5-5% है दोस्तों। तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे और वहाँ से उनको मोटा यहाँ पे रिटर्न मिल जाता था। इन अ बिड टू अर्न बेटर रिटर्न सच कैरी ट्रेड आर कॉल्ड येन कैरी ट्रेड। तो देख सकते हो वो यहाँ पे बेटर रिटर्न की तलाश में वो दुनिया के अलग अलग यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और चूंकि येन को कह लीजिए कि बोरो करके ऐसा करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, येन कैरी ट्रेड पड़ गया। सिंस द बीओजे यानी कि बैंक ऑफ जापान continued to keep interest rates so low as long as it did not budge even when central bank across the world rapidly raised interest rate in the wake of रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन हमने देखा यहाँ पे कि 24 फरवरी 2022 को जो रशिया है वो यूक्रेन पे यहाँ पे कह लीजिए कि वॉर डिक्लेयर कर देता है दोस्तों, जिसके कारण जो है दुनिया की कई सारे जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा था। क्योंकि यूक्रेन और जो रशिया है वो नेचुरल गैस का हो गया, पेट्रोलियम का हो गया, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था दोस्तों, लेकिन वॉर के कारण बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, और साथ में जो रशिया है उसको कह लीजिए कि स्विफ्ट से यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि बहुत सारा हैवी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए गए थे। और रशिया का जो यहाँ पे बहुत सारा जो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व है वो दुनिया की अलग अलग देशों में जो पड़ा हुआ था, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पड़ा हुआ था, उसको फ्रीज आउट कर दिया गया, यानी कि वो पूरी तरह से यूजलेस हो गया दोस्तों यहाँ पे, जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कह लीजिए कि रशिया से यहाँ पे जो ऑयल वगैरह है, नेचुरल गैस वगैरह है, वो खरीद ही नहीं रहे थे। उनका ऐसा मानना है कि अगर जो हम खरीदेंगे तो काफी पैसा इनके पास जाएगा, और पैसा जाएगा तो ये हथियार खरीदेंगे, और हथियार खरीद कर यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे दोस्तों। इन्होंने कि पूरी तरीके से जो वेस्टर्न वर्ल्ड उन्होंने बॉयकॉट कर दिया यहाँ पे। लेकिन हिपोक्रेसी हमेशा रहता है वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो भले ही दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि वो बॉयकॉट कर रहे हैं और रशिया से नहीं खरीदे, लेकिन पीछे पीछे खरीदते भी तो। लेकिन इस वक्त इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ, इंडिया डिस्काउंटेड प्राइस पे काफी ज्यादा यहाँ पे जो है तेल वगैरह है उस सस्ते दामों पे खरीदा था दोस्तों। अदरवाइज इंडिया के अंदर भी जो पेट्रोल का प्राइस है आज आपको 250-300 रुपया देखने को मिलता है, लेकिन अगर जो 100-110 रुपया है तो आप कह लीजिए कि सस्ते दामों पे खरीदने का ही यहाँ पे परिणाम है। तो आपने जाना कि रशिया यूक्रेन का जब यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ और ये काफी लंबा खींच गया, जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा था, या फिर इवन कह लीजिए कि एनर्जी का जो प्राइसेस है, चाहे वो नेचुरल गैस के रूप में हो, पेट्रोल के रूप में हो, कोल के रूप में हो, काफी ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों। तो जब ये बढ़ गया था तो इसको मैनेज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है दुनिया के अलग अलग, जैसे कि हम अमेरिका की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्री की बात करें, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। लेकिन जापान
फिर भी ऐसा नहीं किया दोस्तों, है ना। तो देख सकते हो इट सेंसिटिवाइज बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ ये। तो आप देख सकते हो कि जो जापानीज इन्वेस्टर है उनको और ज्यादा मौका मिल गया कि दुनिया के अलग अलग देश जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जापान इसके बावजूद भी नहीं बढ़ा रहा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इन्होंने और ज्यादा पैसा यहाँ पे बोरो करना शुरू किया और दुनिया के अलग अलग मार्केट में लगाना शुरू किया दोस्तों यहाँ पे। एंड दिस बोरोइंग फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट इन सेवरल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे बोरोइंग है वो दुनिया के अलग अलग यहाँ पे दुनिया के अलग अलग स्टॉक मार्केट में उसको काफी ज्यादा इनफ्लो कराया गया, काफी ज्यादा यहाँ पे भेजा गया दोस्तों यहाँ पे। सो व्हाट चेंज, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या इसमें बदलाव हुआ है जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। बिटवीन मिड मार्च एंड जुलाई एंड दिस ईयर द बीओजे यानी कि बैंक ऑफ जापान रेज्ड इंटरेस्ट रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट। आप देख सकते हो कि मिड मार्च से लेकर जुलाई के एंड तक आते आते जो बैंक ऑफ जापान है वो करीब करीब 35 बेसिस पॉइंट जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया दोस्तों। और अगर जो हम बात करें कि फिलहाल जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना है तो ये 0.25% तक पहुंच गया है, जो कि पहले -0.1% हुआ करता था दोस्तों। ऑन द फेस ऑफ इट एट स्पेशली फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव वेयर लेंडिंग रेट आर अपवर्ड ऑफ 6.5%। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर जो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के अंदर जो रेपो रेट है या फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब करीब 6.5% है, और जापान के अंदर आप देख सकते हो कि 0.25% है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इनका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, इसीलिए आप देख सकते हो कि -0.1% से 0.25% करना भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कई सालों तक तो ये 0 पे हुआ करता था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि इन्होंने -0.1% से 0.25% बढ़ा दिया तो ऐसा क्या ही हो गया, क्योंकि जो इंडिया के अंदर है वो तो 6.5% है। दिस में नॉट लुक लाइक अ मैसिव इंक्रीज, इसीलिए आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा तो इसमें जंप देखने को मिला नहीं। बट इन जापान कॉन्टेक्स्ट इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ ए मॉनेटरी अर्थक्वेक। लेकिन आप देख सकते हो कि जापान के अंदर ये एक तरीके का मॉनेटरी अर्थक्वेक के जैसा था दोस्तों। वैसे तो जापान के अंदर अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन है, लेकिन ये जो बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया करीब करीब एक महीना के अंदर 35 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाया गया -0.1% से 0.25% जो किया गया, इसके कारण यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जापान का जो इकोनॉमी है उसमें एक भूचाल देखने को मिला, मॉनेटरी अर्थक्वेक देखने को मिला कि कई सारे जो यहाँ पे जापानीज इन्वेस्टर है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था वहां से बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। व्हाट्स वर्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट बैंक ऑफ जापान में रेज इंटरेस्ट रेट फर्दर। और यहाँ पे और ज्यादा क्यों यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं जापानीज इन्वेस्टर, क्योंकि बैंक ऑफ जापान का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में जो ये इंटरेस्ट रेट है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो कह लीजिए कि यहाँ पे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा यहाँ पे जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। दिस शार्प रिवर्सल अ 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीजेस अनाउंस्ड ऑन जुलाई 31st लेड टू व्हाट इज टर्म एज अनवाइंडिंग ऑफ द येन कैरी ट्रेड। इन अदर वर्ड इट हैड टू इन्वेस्टर हु हैड बोरोड इन येन एंड इन्वेस्टेड इन ब्राजीलियन रियल और मैक्सिकन पेसोस और इंडियन रुपीज सेलिंग देयर एसेट इन इंटरनेशनल मार्केट। आप देख सकते हो कि जो भी जापानीज इन्वेस्टर है वो येन में बोरो किए थे और उसको इन्वेस्ट किए थे ब्राजीलियन रियाल में या फिर मैक्सिकन पेसो में या फिर इंडियन रुपी में। अब वो लगातार यहाँ पे जो अपने एसेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे बेचने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब उनको अपने ही देश के बैंक में अब काफी ज्यादा पैसा भरना पड़ सकता है दोस्तों यहाँ पे। और आपको बताया जा रहा है कि ये जो ये कैरी ट्रेड है दोस्तों यहाँ पे और इसका जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज हुआ है क्रैश हुआ है वो अब रुकने वाला नहीं होगा, कुछ देर तक ये माहौल लगातार बना रहेगा। हायर इंटरेस्ट रेट इन जापान लेड टू द येन गेनिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डॉलर। आपको बता दें दोस्तों कि अगर जो हम $1 के मुकाबले बात करें, है ना, $1 के मुकाबले बात करें यहाँ पे तो पहले ये 160 येन चल रहा था, है ना। कितना चल रहा था तो 160 येन चल रहा था, लेकिन अब ये कितना हो गया है तो करीब करीब दोस्तों 135 येन हो गया है। कितना हो गया है 135 येन हो गया। तो आप देख सकते हो कि डॉलर के मुकाबले जो जापानीज येन है वो भी कह लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण अब स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया है, अब काफी ज्यादा मजबूत होना शुरू हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे अब कह लीजिए कि काफी ज्यादा यहाँ पे जो बोरो किए हैं उनको भरना पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो लगातार सेल करते जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, अगेंस्ट द डॉलर एंड मोस्ट अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक करेंसी ओवर द पास्ट वीक। आप देख सकते हो कि ना केवल डॉलर के मुकाबले बल्कि और कई सारे, चाहे रुपीस ले लीजिए, मैक्सिकन पेसो ले लीजिए या फिर ब्राजीलियन रियाल ले लीजिए, हर एक के मुकाबले जो जापानीज करेंसी है यानी कि येन है वो लगातार स्ट्रेंथन होना शुरू हो चुका है। इसीलिए जो जापानीज इन्वेस्टर चाहे वो ब्राजील के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे, चाहे वो मैक्सिको के अंदर या फिर इंडिया और अमेरिका के अंदर ही क्यों ना हो, लगातार अपने एसेट वो बेचते चले जा रहे हैं यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स एसेट हेल्ड इन दिस करेंसी वर बोथ रिलेटिवली लेस इफ कन्वर्टेड बैक इन येन। तो आप देख सकते हो कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ करता था तो कह लीजिए कि यहाँ पे इनको आसानी होता था कन्वर्ट करना और काफी ज्यादा पैसा
प्रॉफिट के रूप में बचा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नॉट टू मेंशन द हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ येन कैरी ट्रेड बिकॉज इन्वेस्टिंग इन येन नाउ फेस हायर रिटर्न। इसलिए अब वो अपने ही देश के स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ना कि दुनिया के अलग अलग मार्केट में। इसलिए वो लगातार यहाँ पे सेल करते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिसको एफपीआई बोला जाता था, उसका जो शेयर है इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा हुआ करता था। इसीलिए जब कभी भी इस प्रकार का ग्लोबल पैनिक मचता था और यहाँ पे दुनिया के अलग अलग जो इन्वेस्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से जब अपना पैसा निकालते थे, यानी कि अपने एसेट को या शेयर को बेचते थे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाता था। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ है, जब से यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म जैसे कि जेरोधा, ग्रो वगैरह, अप स्टॉक्स वगैरह ये सब आए हैं, तो जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट है करना वो काफी ज्यादा आसान हो गया। इसी कारण जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी कारण क्या हुआ कि 5 तारीख को यहाँ पे जब दुनिया के अलग अलग स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्रैश कर रही थी, इंडिया के अंदर भी हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ पाया क्योंकि 10,000 करोड़ जो है वो एफपीआई के रूप में यहाँ से पैसा निकाला गया। यानी कि जो फॉरेन कंट्री के जो अलग अलग इन्वेस्टर थे वो करीब करीब 10,000 करोड़ जो रुपया है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिया। लेकिन उसी दिन 9,000 करोड़ जो है वो जो इंडिया का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, या फिर आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो, या फिर एक तरीके से कह लीजिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले हो गए या फिर एलआईसी इंश्योरेंस जैसा होता है, वो क्यों ना हो यहाँ पे, तो इन्होंने काफी ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट किया। इसीलिए एक तरीके से कह लीजिए कि बैलेंस आउट हो पाया। अदरवाइज आप देखते कि और काफी बड़ा यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी क्रैश देखने को मिल सकता था इस येन कैरी ट्रेड के कारण। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।